हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2018 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है यहाँ पे कौन से करेक्ट है। पहली लोकसभा में यानी पहले जनरल इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में स्वतंत्र पार्टी थी। नहीं, पहली लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन थी सीपीआई, जिसको 16 वोट मिले थे, 16 सीट मिली थी। 16 सीट मिली थी सीपीआई को, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार 1969 में। सही है, 1969 में पहली बार इसे रिकॉग्नाइज किया गया था और 1977 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको मिला था। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है, तो 1977 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था और 1969 में इसको रिकॉग्निशन ही मिला था सिर्फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक्ट 1977 का है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट पे आता है, लोकसभा में अगर किसी पार्टी के पास 75 मेंबर नहीं है तो उसका लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो 75 है ये गलत है, ये होनी चाहिए 55। बिकॉज इन ऑर्डर टू रिसीव द स्टेटस ऑफ अपोजिशन पार्टी, और लीडर ऑफ अपोजिशन का टैग अगर आपको चाहिए तो द पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दैट मीन्स इट इज 55 सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा की टोटल सीट्स का 10% आप निकालो तो 55 सीट्स आते हैं। ठीक है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ये रूल है कि आपको मिनिमम 10% ही चाहिए, ये क्या है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है। आपके जो फर्स्ट स्पीकर थे मावलक्कर साहब जो थे, उनका रूल है, उन्होंने बनाया। प्रेसिडेंट के पास और स्पीकर के पास एक पावर होती है जिनको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूल भी होते हैं। ठीक है, तो जो स्पीकर का रूल है उसके हिसाब से ये बनाया गया था। तो ये 75 नहीं है, यहाँ पे 55 होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्द से जल्द आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा हुआ है। जो लोग मेरी पीवाईक्यू की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब तक, और इन्होंने आंसर निकाल भी लिया होगा। डेजर्ट एरियाज में जो लीफ मॉडिफिकेशन होते हैं, देखो पत्तियों में बहुत छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होते हैं डेजर्ट एरियाज में। क्यों होते हैं? ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। अब वो मॉडिफिकेशन कौन से होते हैं? पत्तियां हार्ड और वैक्सी हो जाती है, यस। छोटी हो जाती है, टीनी हो जाती है, यस। कांटे आ जाते हैं, थॉर्न्स आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। सब के सब वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हार्ड वो इसलिए हो जाती है और थॉर्न्स इसलिए आ जाते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो उन पत्तियों को चबाने की कोशिश करते हैं उनका मॉइस्चर लेने के लिए। अब पहले ही इतना कम मॉइस्चर है उसमें, तो इसके लिए यहाँ पे हार्ड और थॉर्न्स आ जाते हैं पत्तियों में। ठीक है, वो पत्तियां तो हार्ड हो जाती हैं, ये उन पत्तियों में थॉर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, टीनी वो इसलिए हो जाती हैं ताकि इट कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर लॉस। वाटर लॉस कम हो, इवेपोरेशन कम हो, सरफेस जो है ना, सरफेस छोटी होगी तो वाटर लॉस भी कम होगा। ठीक है, ये आंसर आपका 1 2 3। एज पर एनएसओ 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, एनएसओ का 70वां राउंड हुआ इस सर्वे का एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट अच्छे से करते हैं इसको सोल्व। राजस्थान के पास हाईएस्ट परसेंटेज शेयर है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का अमोंग इट्स रूरल हाउस होल्ड्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, राजस्थान के पास हाईएस्ट परसेंटेज है, अराउंड 78% है राजस्थान के पास। ठीक है, और केरला के पास सबसे कम है, केरला के पास सबसे कम है 27%। ठीक है,
आपको याद रखना है। राजस्थान के पास 78% है, केरला के पास 27% है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स की बात करें तो ओबीसी के पास 60% है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास 60% है। ये गलत है। 60% तो नहीं है, 45% है। Out of total estimated agriculture households in the country, about 45% belong to other backward classes. ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। 45%, 60% नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। केरला में 60% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि दे रिसीव मिनिमम मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यस, आंसर है 1 and 3 ओनली। पहला और तीसरा सही है। दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ी डेटा में हेरा फेरी की गई है। तो कोई भी सर्वे आता है, कोई भी सेंसस आती है, डॉल्फिन सेंसस, ठीक है, लोयन सेंसस, कोई भी सर्वे आता है, एग्रीकल्चर सेंसस आता है, लाइफ स्टॉक सेंसस आता है, तो उन पर नज़र रखिए, डेटा पे थोड़ा नज़र रखिए, अलग से एक डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? एनजीटी सीपीसीबी से अलग कैसे है? एनजीटी एस्टेब्लिश किया गया है एक एक्ट के थ्रू। यस, एनजीटी किया गया, बिल्कुल। एनजीटी एक्ट है आपका 2010 का। एनजीटी एक्ट 2010 का, यानी कि स्टेचुटरी बॉडी है, बिल्कुल है। वेयर एज, जबकि सीपीसीबी क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, सीपीसीबी भी आपके एक्ट के थ्रू ही क्रिएट किया गया है। वाटर एक्ट है आपका, वाटर एक्ट है 1974 का, वाटर एक्ट है 1974 का, उसके थ्रू ये क्रिएट किया गया है। और इसके फंक्शंस जो हैं वो आपके एयर एक्ट में भी डिस्क्राइब्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। वाटर एक्ट में ये कंस्टिट्यूट किया गया था, वाटर एक्ट के थ्रू, और इट इज़ फर्दर इंटरेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर एक्ट 1981, ठीक है। तो ये स्टेचुटरी बॉडी ही है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एनजीटी प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंटल जस्टिस, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस होती हैं वो सोल्व करती है, बिल्कुल करती है। 6 महीने का टाइम होता है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर केसेस सोल्व करने होते हैं। एनजीटी को फाइन भी बड़े लगाती है ये, आप अगर डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज पे करोड़ों का फाइन लगा देती है एनजीटी। इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करती है, और हायर कोर्ट्स में जो बर्डन ऑफ लिटिगेशन उसको रिड्यूस करती है, बिल्कुल करती है भाई। इन्वायरमेंटल केसेस एनजीटी डील कर रही है तो कोर्ट्स के पास टाइम बचेगा ही बचेगा, है ना, और दूसरे केसेस सोल्व करने का। जबकि सीपीसीबी प्रमोट करती है स्ट्रीम्स और वेल्स की क्लीननेस को, ताकि क्वालिटी ऑफ और एयर ऑफ क्वालिटी भी बढ़ाने की कोशिश करती है, इंप्रूव करने की कोशिश करती है, बिल्कुल। भाई मैंने क्या बोला, सीपीसीबी वाटर एक्ट से आई है, एयर एक्ट के थ्रू भी पावर मिली है, तो स्ट्रीम्स और वेल की क्लीननेस तो करेगी क्योंकि वाटर एक्ट के अंदर बनी है, और क्वालिटी ऑफ एयर भी इंप्रूव कराएगी क्योंकि एयर एक्ट के अंदर पावर और मिली हुई है। तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन दोनों को देखती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। आपको याद रखना है, आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, नेशनल क्लीन एयर जो कैंपेन है आपका, वो सब सीपीसीबी ही देखता है, वो सीपीसीबी के अंदर ही है। तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ भी है ना, तो आंख बंद करके सीपीसीबी पे टिक मार सकते हो, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद नहीं आ रही हो तो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 9 शेड्यूल में रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को किसी भी शेड्यूल में रख सकता है, अमेंडमेंट के थ्रू ही रखे चाहे से, बट 9 शेड्यूल में कोई भी पर्टिकुलर लॉ रखा जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, 9 शेड्यूल में अगर कोई लॉ है तो उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा, और कोई जजमेंट नहीं आ सकता उस पर। यह स्टेटमेंट गलत है। पहली वजह, एक तो एक्सट्रीम, तो अगर आपने 9 शेड्यूल के बारे में नहीं पढ़ा हो या याद नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सट्रीमिटी के गैस के हिसाब से जाए, पैटर्न पे जाए, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, क्योंकि एनी कोर्ट, नो जजमेंट, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, 3 एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे। दूसरी, नॉलेज के हिसाब से जाए तो इतना हमें पता है
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 9 शेड्यूल में अगर कोई लो 24 अप्रैल, ध्यान से याद कर लेना इस डेट को, भूल मत जाना कभी भी, 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई लो 9 शेड्यूल के अंदर आता है, पार्लियामेंट के द्वारा प्लेस किया जाता है, तो बिल्कुल ये कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर ये इन फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है। तो आर्टिकल 14, 19, 20, 21, ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इसके अंदर, अगर इसमें वोलेट करता है कोई भी लॉ, तो और वो भले ही 9 शेड्यूल में ही हो, है ना, तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो लॉ है ना, वो भले ही जुडिशियल रिव्यू के लिए इम्यूनिटी प्राप्त कर चुके हैं, बट इस डेट के बाद जितने भी लॉ हैं, अगर वो इन आर्टिकल्स को वोलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करते हैं, तो उन पे चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, शुरू क्यों किया गया था, 9 शेड्यूल लाया ही क्यों गया था? देखो, ये लाया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस टाइम पे क्या चल रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे, और लैंड रिफॉर्म छोटी मोटी बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री को इतना पता था कि कहीं ना कहीं जमीनों के कानूनों के साथ छेड़छाड़ करोगे, लोग आएंगे कोर्ट में, लिटिगेशन बढ़ाएंगे, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि केसेस इतने बढ़ जाएंगे। तो 9 शेड्यूल बनाया ही इसलिए गया था कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉज आ रहे हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, कुछ कैटेगरी बना दी जाए लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग लॉज की, वो कैटेगरी 9 शेड्यूल में डाली जाए ताकि जुडिशरी के स्कोप के इसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन इसका मिसयूज होता रहा, लैंड रिफॉर्म्स के अलावा भी इसमें बहुत सारे लॉज सरकारें डालती गई। ये जब चीज सुप्रीम कोर्ट के नजर में पड़ी कि भाई ये तो मिसयूज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑल लॉज इंक्लूडिंग दोज इन द 9 शेड्यूल विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और ये आपकी जो कोहेलो जो केस हुआ था आपका कोहेलो, ठीक है, आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वन ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स इन न्यूज? मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होती है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट सीधी सी वो रेट होती है, एक तरीके की फीस होती है जो चार्ज की जाती है बैंक के द्वारा किसी भी मर्चेंट से। ठीक है, वो तब चार्ज की जाती है जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। कोई मर्चेंट अगर किसी कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ हो चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू हुआ हो, तो उसमें उस बैंक को एक फी पे करनी पड़ती है मर्चेंट को कि हाँ ये सर्विस हुई है या ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका एक परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है वो आपके बैंक को पे करना पड़ता है। इसका आंसर होगा सी, चार्ज टू अ मर्चेंट बाय बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड्स। ये क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, ध्यान रखना, डेबिट कार्ड ही नहीं है, जरूरी नहीं है डेबिट कार्ड ही हो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर कोई भी कंट्री एनएसजी की मेंबर बन जाती है, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबर बन जाती है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यस। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनपीटी। एनपीटी का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है? नहीं, एनपीटी अलग है, एनएसजी अलग है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? न्यूक्लियर जो सप्लायर ग्रुप है आपका, वो ग्रुप है कुछ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज का, जिन्होंने मिलके प्रण लिया है कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इक्विपमेंट, ऐसे मटेरियल्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि यूज में आ सकते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो सुनने में तो ये चीज अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, बट इंडिया को इसमें एंट्री नहीं मिल पा रही है क्योंकि चाइना ने इंडिया की एंट्री कर रखी है ब्लॉक। और इसका फायदा ये होगा, एनएसजी का फायदा ये होगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, एक्सेस मिल जाएगी इंडिया को उस टेक्नोलॉजी में। अभी तो इंडिया हैज इट्स ओन इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, बट टू गेट एक्सेस टू द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो एनएसजी कंट्रीज के पास में है, इट हैज टू बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप, है ना। बट वो चीज ब्लॉक कर रखी है चाइना ने। अच्छा, चाइना ने क्यों ब्लॉक कर रखी है? चाइना एनएसजी का मेंबर क्यों नहीं बनने देता इंडिया को? क्योंकि
चाइना ये कहता है कि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है। वैसे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंडिया को एनपीटी का मेंबर बनना ही चाहिए, तभी जाके एनएसजी का मेंबर बनेगा। बट चाइना इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसी बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बना है, क्योंकि जिन लोगों को क्लियर है कि एनएसजी और एनपीटी का कोई रिलेशन नहीं है, बस चाइना का एक बहाना है, वो ये क्वेश्चन कर जाएंगे। एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। कहीं ना कहीं आ, ये भी एक ट्रीटी है, एक तरीका है जिससे कोशिश की जा रही है कि नॉन प्रोलिफरेशन हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा ना मिले, डिसआर्ममेंट हो, पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का। इंडिया ने अब इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया? एनएसजी को तो ज्वाइन करना चाहता है इंडिया, एनपीटी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? देखो एनपीटी में ना ये एक क्लोज है, एक प्रोविजन है कि ये ऑलरेडी जो आपके P5 कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, इनको तो ये मानता है कि हाँ ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है एंड दे कैन कंटिन्यू टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। बाकी जो स्टेट्स हैं इन पांचों के अलावा वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और उनके पास ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए अब। यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जो 5 कंट्रीज हैं, वो किसी भी तरीके से बाकी कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन उससे बढ़ सकता है। अब इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड इट एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट, क्योंकि आप सेलेक्टिवली कैसे अप्लाई कर सकते हो ये प्रोविजन न्यूक्लियर कंट्री और नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज में, है ना। इससे तो आप जो 5 न्यूक्लियर पावर है, वैसे तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास भी है, बट जो P5 कंट्रीज हैं उनको आप मोनोपोली दे दी ना आपने कि आप न्यूक्लियर पावर रखो, रखते रहो, बाकी किसी को मत देना, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपने पास रखेंगे भी नहीं न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये तो गलत चीज होगी ना, डिस्क्रिमिनेटरी होगी। इसलिए इसका आंसर होगा ए, वन ओनली, क्योंकि एनएसजी का मेंबर बन जाने से जरूरी नहीं है कि कोई एनपीटी का मेंबर भी बन जाए। एनएसजी एनपीटी बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसका आंसर होगा वन ओनली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत पेशेंस के साथ मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। इंडिया का हाल ही में एक डिसीजन आया कि इक्वलाइजेशन लेवी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इक्वलाइजेशन टैक्स है 6% का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। अब ये क्या है 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स? देखो आप बिजनेस करते हो, ठीक है, सपोज आपने की ऑनलाइन मार्केटिंग, अब आप इंडियन हो और आप पैसा दे रहे हो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, जो इंडिया की रेसिडेंट एंटिटीज नहीं है, जो इंडिया में हेडक्वार्टर नहीं है, जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनको आप वैसे तो जनरली ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करती एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, बट बता रहा हूँ जो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज हो गई, जैसे गूगल, फेसबुक हो गई, या आप यूट्यूब पे ऐड करते हो, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे ऐड करते हो, तो इन पे ऐड करने के लिए, इन पे ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए अगर आप पैसा देते हो और वो पैसा 1 लाख से ज्यादा है तो उस पे लगेगा टैक्स। अगर आप 1 लाख से ज्यादा रुपए का ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज जैसे गूगल या फेसबुक पे, तो उस पे लगेगा 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स। तो अब स्टेटमेंट क्या है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का ये पार्ट है नहीं, ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का नहीं है। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, गूगल और फेसबुक, जो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज है जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में अगर ऑफर करती है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज तो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती है उनकी होम कंट्री में। यानी कि क्या होता है, कई बार किसी कंपनी में दो दो टैक्स लग जाते हैं, एक ही कंपनी पे 2 तरह के टैक्स लग जाते हैं। मान लो गूगल है, वो इंडिया में भी और यूएस में भी है, तो कई बार क्या होता है डबल टैक्स लग जाते हैं, इंडिया में भी टैक्स लगा दिया उस कंपनी पे, यूएस में भी लगा दिया। जब ऐसे अगर हर कंट्री अपने अपने टैक्स लगाएगी तो कंपनी तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएगी। तो इसके लिए बनते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि किसी एक कंपनी पे 2 बार टैक्स ना लग जाए। तो ये इंडिया साइन करता है एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज के साथ, बट ये एग्रीमेंट अगर किसी कंट्री के साथ है
तो वो जो कंपनी उस कंट्री में है जिसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो वो कंपनी टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकती, यानी कि वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उस कंपनी को इस लेवी के अंतर्गत। उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, उसको 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स देना ही पड़ेगा, भले ही वो जिस कंट्री में हो उस कंट्री के साथ इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा हो। ठीक है, तो दे कैन नॉट क्लेम अ टैक्स क्रेडिट, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नो टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, इसने रिकमेंड की थी कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, जनरल बात करें तो 60% होगा। वो 60% कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट का 40 और स्टेट गवर्नमेंट का 20। बिल्कुल सही, इतना ही इसने डेट टू जीडीपी रेशियो रिकमेंड किया था। इट इज करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लाइबिलिटीज की बात करें तो वो जीडीपी का 21% है और स्टेट गवर्नमेंट की 49% है। नहीं, ये उल्टा है। स्टेट गवर्नमेंट्स का 49% है, स्टेट गवर्नमेंट का 20% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा है, कम नहीं है। तो अगर आपको इतना पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा डोमेस्टिक लायबिलिटी है तो आप ये सवाल कर जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया और अपने को पता है जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, बी और डी गया, बचा ए और सी। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट कोई भी लोन अगर रेस करता है तो उसको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही कोई उधार रख रखा है, तो स्टेट ने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई, ठीक है, लोन ले रखा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कोई भी लोन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये है आपके आर्टिकल 293 में। 293 में साफ लिखा हुआ है कि अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी किसी स्टेट की है ऑलरेडी, सेंटर के पास स्टेट को पैसा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फर्दर अगर कोई वो पैसा लेता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 3, आर्टिकल 293 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स की जो क्वांटिटी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है हमारा एडिबल ऑयल्स का उससे ज़्यादा है इन द लास्ट 5 ईयर्स। यस, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उससे कई ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया करता है अराउंड 14 से 15 मिलियन टन का इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल का एनुअली टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। और सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया, मलेशिया से, वो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं एडिबल ऑयल के। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी। अब मुझे एक बात बताओ, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं हम एडिबल ऑयल्स का और इतने सारे एडिबल ऑयल होते हैं, लाइक ग्राउंड नट ऑयल होते हैं, ओलिव ऑयल होता है, सफोला ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है। इंडोनेशिया जो मलेशिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का सप्लाई करते हैं। वेजिटेबल ऑयल होता है। इतने सारे कमोडिटीज होती हैं, इतने सारे ऑयल्स में, इसमें लिखा हुआ भी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल। तो जितने भी आपके एडिबल ऑयल हैं उनमें किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी सरकार इंपोज क्यों नहीं करेगी? सरकार लॉस में नहीं चली जाएगी? क्या वजह है, क्यों नहीं करेगी? जो इंपोर्ट आ रहे हैं उस पर कस्टम ड्यूटी तो होगी ही होगी ना। एग्जाम्पशन किस बात का मिलेगा, इसमें नहीं मिल सकता। और लगती है अराउंड 12 से 30% तक की ड्यूटी लगती है। 2018 में 20 से 35% तक की ड्यूटी लगी थी इनमें, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पर्सनैलिटी की बात हो रही है फेमस, तो आपको बताना है कि कौन सी पर्सनैलिटी है। ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गरिबल्दी और शिवाजी, श्री कृष्णा। अमेरिका में रुके थे कुछ समय के लिए और सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए थे। कौन थे वे? अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने बायोग्राफीज लिखी थी मैजीनी की, गरिबल्दी की, शिवाजी की, श्री कृष्ण की।
ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इनके बारे में कुछ आज पढ़ लेते हैं। अब इनका नाम आ ही गया तो इनको कहते थे पंजाब केसरी, ठीक है, और इनको कहते थे लोयन ऑफ पंजाब। पंजाब केसरी और लोयन ऑफ पंजाब दो नाम थे इनके। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी काफ़ी लड़ाई लड़ी, हिंदू महासभा में भी इन्वॉल्व हुए ये। पंजाब में पैदा हुए थे, ठीक है, और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया कुछ समय बाद। इन्होंने 1917 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग खोली। होम रूल लीग, तो होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, ठीक है, न्यूयॉर्क में खोली थी 1917 में। होम रूल लीग इंडिया में अलग चलाई थी तिलक ने और एनी बेसेंट में, वो इंडियन होम रूल लीग थी। अमेरिका में खोली थी लाला लाजपत राय ने, याद रखना है आपको। क्यों खोली थी यूएसए में? ही वर्क टू गेट मोरल सपोर्ट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। कौन? लाला लाजपत राय, याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, होम रूल लीग, पंजाब केसरी, लोयन ऑफ पंजाब, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था गांधी का, उसको सपोर्ट किया इन्होंने, गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फुल सपोर्ट किया। और ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्करे के खिलाफ भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, सेंट्रल असेंबली की बात हुई थी अभी क्वेश्चन में, तो 1926 में, डेट याद रखना, लाला लाजपत राय जी 1926 में सेंट्रल असेंबली के डिप्यूटी लीडर बने थे, ठीक है। और इन्होंने, जो बहुत कम लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय साहब ने 1897 में हिंदू रिलीफ मूवमेंट भी फाउंड किया, ठीक है, हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897 में। एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू हेल्प द फेमाइन स्ट्रिकन पीपल, जो जहाँ जिस एरिया में फेमाइन आ गया था वहाँ पे उन लोगों की मदद करने के लिए हिंदू रिलीफ मूवमेंट खोला था 1897 में। फिर 1921 में ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है, एसपीएस, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, याद रखनी है आपको। 1897 में हिंदू रिलीफ मूवमेंट, 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, 1917 में होम रूल लीग हो गया, 1926 में आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर बन गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी फेमस फेमस, जैसे यंग इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, भगवद गीता पे कमेंट्री लिखी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ट्रेवेलॉग लिखा, डिप्रेस क्लासेस पे लिखा इन्होंने, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बस ये लाला लाजपत राय के ऊपर इतना जान लेना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है उनके बारे में बताना है। आधार कार्ड कैन बी इशूड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए आधार कार्ड यूज नहीं होता, कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है। हाई कोर्ट एज अ प्रूफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी यूज्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। एक बार आधार कार्ड इशू हो गया, आधार नंबर, तो डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, अगर हम गैस भी करें तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सही नहीं हो सकता। नॉलेज के हिसाब से भी जाए तो आप अगर आधार के प्रोविजंस पढ़ेंगे यूआईडीआई की वेबसाइट पे, तो ये आपको कुछ प्रोविजंस मिल जाएंगे कि इन केसेस में आधार का डीएक्टिवेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोविजन है, इफ द रेसिडेंट हैज नॉट बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड इन 5 years हिज वन टाइम पासवर्ड। अगर बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट नहीं किया गया पिछले 5 साल में, तो उसका ओटीपी जो होता है ना, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है अगर रेसिडेंट बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट्स फॉर सम सर्विसेज। बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है हर 5 साल में। इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नो टू। काफ़ी लंबी वीडियो जा सकती है, बट अगर आप ध्यान से मेरे एक एक वर्ड को सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक
इमेंसली, बहुत ज़्यादा श्रंक हो गई है, छोटी हो गई है, ड्राई अप हो गई है पास्ट में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कौन सा यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से श्रंक हो गई है, इमेंसली श्रंक हो गई है, ड्राई अप हो गई है? अरल सी, ब्लैक सी या लेक बेकाल? आंसर है अरल सी। अरल सी सेंट्रल एशिया में लोकेटेड सलाइन सी है, जो कभी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट सॉल्ट लेक हुआ करती थी, बट सोवियत यूनियन ने डाइवर्ट करना चालू कर दिया वाटर को फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, इस वजह से ये छोटी होती चली गई। मतलब कभी जितनी थी ओरिजिनल साइज, उसकी आज 10% भी नहीं है ये। एक बार हम इसकी इमेज देख लेते हैं। ये आपके सामने एक फोटो है अरल सी की, देखिए कितनी बड़ी, और दूसरी फोटो में कितनी सी रह गई, 10% भी नहीं है आज ये, है ना? तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये हुआ है। बाकी की बात करें अगर, जैसे आपका ब्लैक सी हो गया या लेक बेकाल हो गया, तो ये श्रंक हुए हैं बट इमेंसली श्रंक नहीं हुए। जैसे लेक बेकाल जो है वो श्रिंक हुई है बट इमेंसली नहीं हुई है। तो अगर आप इंटेंसिटी की बात करो ना, तो वो अरल सी हुआ है, जो 10% भी नहीं बची है अभी अपनी ओरिजिनल साइज की। ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये एक अमेरिका बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज करता है। जो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन कौन सी कंट्री रूल ऑफ लॉ को कितना फॉलो कर रही है, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट पावर्स हैं, करप्शन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में कितना फॉलो हो रहा है। एनुअली पब्लिश होती है ये, 44 इंडिकेटर्स हैं इसमें। ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया? एटीएम्स को कौन लिंक करके रखता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई एक्ट से आया था ये। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका जितना भी पेमेंट नेटवर्क है ना देश में, वो सब ये मैनेज करता है। ठीक है। इसको आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स के साथ मिलकर शुरू किया था। आरबीआई ओवरऑल पेमेंट सिस्टम जो है ना अपना, उसका करता धरता आरबीआई मैनेज करता है ऊपर से, बट वो काम इसको सौंप रखा है, एनपीसीआई को सौंप रखा है। और आरबीआई कोशिश कर रहा है कि भाई एनपीसीआई के अलावा भी और भी एंटिटीज आए, ताकि एनपीसीआई की मोनोपोली खत्म हो। क्योंकि एनपीसीआई जब एक कोई कंपनी एक इंडस्ट्री में काम कर रही होती है और उस कंपनी का राज होता है ना, भले ही ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी हो, भले ही ये प्रॉफिट एंटिटी नहीं हो, लेकिन मोनोपोली आ जाने से उस सेक्टर में इनोवेशन नहीं आ पाता। तो एनपीसीआई अभी ये मान के चलो कि ये सिंगल एंटिटी है जो पेमेंट मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही है देश के अंदर, जिनको बैंक ही प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स। ठीक है। बट अब इसके अलावा भी और एंटिटी, अम्ब्रेला एंटिटी लाने की सोच रही है आरबीआई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ये अमाउंट है जो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स, ताकि अगर कोई फ्यूचर में लॉस हो तो उसको ऑफसेट किया जा सके, अगर अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे ड्यूज, अकाउंट होल्डर अपने पैसे नहीं चुकाते। कैपिटल, ये स्टेटमेंट सही है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक ना, ये डिसाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। कैपिटल एडुकेसी रेशियो का फॉर्मूला आप सबको याद रखना बेहद जरूरी है। टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल को डिवाइड करेंगे हम फिर रिस्क वेटेड असेट्स। ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो का फॉर्मूला है। सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है ये, हर इंडिविजुअल बैंक अपने लिए डिसाइड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है। आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जो आधार है आपका, उसने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की शुरुआत की है, उसमें ये चीज़ होती है। तो ये क्या है, इसका क्या यूज़ है? ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटीग्रेट हो सकता है इसकी वजह से। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। यस, बिल्कुल 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 हो सकता है। ऑथेंटिकेशन के लिए ये लाया गया है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो एपीआई की बात हो रही है, वो लाया इसलिए गया ताकि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो। वेरी रिसेंटली
कौन सी कंट्रीज में लैक ऑफ पीपल हैव आइदर सफर्ड फ्रॉम सेवन फेमाइन और एक्यूट malnutrition और डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन कॉज्ड बाय वॉर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। देखो यमन और साउथ सूडान में चल रहा है आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, रिबेल ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे यमन में हुथीस की अगर मैं बात करूं, हुथीस एक रिबेल ग्रुप है, वो लड़ता रहता है। ठीक है, वो कैसे लड़ता है? देखो सऊदी अरेबिया जो है, कहा जाता है कि यमन में ये रॉयट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करवा रहा है, और हouthi जो है वो सऊदी के साथ मिलकर प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। ठीक है, तो यमन और साउथ सूडान में वार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आंसर होगा डी। वुड्स डिस्पैच की बात चल रही, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे? ग्रांट्स इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यस। यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट रिकमेंड किया गया, यस। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, ना। वुड्स डिस्पैच वाली बात तो आपको पढ़ा होना ही चाहिए हिस्ट्री में, वुड्स डिस्पैच एजुकेशन वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये एक्सट्रीम वर्ड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकमेंड नहीं किया गया था। प्राइमरी लेवल पे नेटिव लैंग्वेज को, वर्नाकुलर लैंग्वेज को, मदर टंग को भी इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। वुड्स डिस्पैच में कुछ कुछ प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन किया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हर प्रोविंस में सेटअप कराने की बात की गई, और प्राइवेट स्कूल्स को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वुड्स डिस्पैच तो काफी इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटनाइज करती है, रिपोर्ट करती है हाउस को कि जो भी काम एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया हो चाहे पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया हो, जो भी काम एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, जो रूल्स रेगुलेशन सब रूल्स बनाने का, वो ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे। और इसी को ही आपको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखो लॉ बनाने का काम किसका, रूल बनाने का काम किसका, पार्लियामेंट का। लेकिन मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट्रियंस होते हैं, वो लॉ बनाते तो है, बट लॉ की रूपरेखा बनाते हैं, ब्रॉडली उसको डिफाइन कर, ब्रॉडली एक लॉ को बनाया जाता है, अंदर के जो सेक्शंस होते हैं, जो डिटेल्स होती हैं, वो फिल करता है एग्जीक्यूटिव। इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और ये काम एग्जीक्यूटिव ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको वो देखती है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। कमिटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, गवर्नमेंट अश्योरेंस, गवर्नमेंट अश्योरेंस पे जो कमेटी है वो ये देखती है कि कोई भी मिनिस्टर ने अगर कोई प्रॉमिस किया, प्लेस किया है, तो वो कितना कैरिड आउट हो रहा है, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो देखती है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। रूल्स कमेटी ये देखती है कि जो रूल्स हैं हाउस के वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, या उनमें कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत है क्या। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है टू लुक आफ्टर द टाइम फॉर डिस्कशन इन द हाउस एंड इट ऑल्सो मैनेजेस द रूटीन ऑफ द हाउस। रूटीन ये मैनेज करके चलती है, एक तरीके से जो आपका टाइम टेबल है ना, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ये देखती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो चारों कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्टेट, अगर किसी स्टेट में टीचर बनना है तो उस पर्सन को वो क्वालिफिकेशन पोजेस करनी पड़ेगी जो कि ले डाउन की गई है स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा। नहीं, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा नहीं, बल्कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने जो मिनिमम एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले डाउन की है वो फॉलो की जाए तो ही वो किसी स्टेट में टीचर बन सकता है। ठीक है, तो सारी स्कूल्स में एप्लीकेबल है आपके। फिर वो टीचर को एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना होगा उसको, है ना, टू क्वालिफाई अंडर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बट ये सब चीजें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ही करता है, ये क्वालिफिकेशन ये स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं करता। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, आरटीआई
RTE एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teachers Education Guidelines. Yes, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होता है, टेट को पास करना होता है, बिल्कुल करना होता है। इंडिया में 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच्ड डेटा दे दिया। 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स की बात हो रही है, कौन से स्टेट के साथ मैच हो रही है बताना है। चापचार कुट फेस्टिवल मिजोरम, यस। कोंगजोम परबा बैलेट मणिपुर, यस। थांगता डांस सिक्किम में नहीं है, मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में थांगता, इसलिए आंसर होगा 1 और 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ने रिप्लेस किया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बना ना, तो उससे FSSAI आया और इसमें कम से कम 8 एक्ट्स को रिप्लेस किया गया, इंक्लूडिंग दिस वन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। FSSAI is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare। मिनिस्ट्री तो यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर नहीं है। FSSAI का जो चेयरपर्सन होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और चेयरपर्सन खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक का होता है। तो कैसे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आ सकता है जब खुद चेयरपर्सन ही सेक्रेटरी रैंक का है? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे आंसर होगा 1 ओनली। याद रखना है आपको, है ना। The term two-state solution is sometimes mentioned in the news is in the context of affairs of two-state solution। इजराइल, ये है आपके सामने इजराइल का मैप। अब एक चीज आप लोग को पता है कि इजराइल एक कंट्री है, ठीक है, ये चीज क्लियर है, बट पैलेस्टाइन एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो एक रीजन बिखरा बिखरा सा है। जैसे आप देखेंगे इजराइल का कंट्रोल है अभी मोस्ट ऑफ द एरिया में जो आपको दिख रहा है, बट जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहाँ पे पैलेस्टीन के लोग रहते हैं। ठीक है, एज ए कंट्री पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा, UN के द्वारा भी। ठीक है, तो अभी टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि आप सबको पता है पैलेस्टीन एज ए रीजन और इजराइल एज अ कंट्री दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है एरिया कब्जाने के लिए एक दूसरे का। तो टू स्टेट सोल्यूशन एक सोल्यूशन है कि पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया जाए, उसको सॉवरेंटी दे दिया जाए और इजराइल अपना सारा हक उस पे से हटा ले, सारा जो क्लेम है वो हटा ले, इसलिए इससे शांति बनी रहेगी। ये टू स्टेट सोल्यूशन है। और चाइना के कंटेक्स्ट में बात की जाती है वन चाइना पॉलिसी की या वन कंट्री टू सिस्टम्स की। अगर आपने हांगकांग और मकाऊ वाला पड़ा है इशू, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि चाइना के साथ वन चाइना पॉलिसी और वन कंट्री टू सिस्टम्स का इशू जोड़ा जाता है। ठीक है, तो टू स्टेट सोल्यूशन याद रखना है आपको, इजराइल से रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? Families and coming under the BPL only are eligible to receive subsidized food grains। BPL के लोग ही एलिजिबल है सब्सिडी वाले फूड को रिसीव करने के लिए, नहीं। BPL कैटेगरी के अंदर जो फैमिली आ रही है वही नहीं है, वास्ट अमाउंट में यहाँ पे पॉपुलेशन कवर की गई है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि BPL वाले ही एलिजिबल है। पहला स्टेटमेंट गलत है। Eldest woman in a household of age 18 years of above shall be head of the household। वो हाउस होल्ड का हेड होगी फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ अ राशन कार्ड। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है। एल्डेस्ट वुमेन को यहाँ पे हेड माना जाएगा हाउस होल्ड का, कोई भी राशन कार्ड इशू करना है तो उसके नाम पे होगा। ठीक है,
प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मेंबर्स हैं, मदर्स हैं, सॉरी, लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, वो इंटाइटल्ड है टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे। इतना राशन उनको दिया जाएगा कि उनकी हर दिन के 1600 कैलोरीज की जरूरत पूरी हो सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ्स देयर आफ्टर, उसके 6 महीने के बाद तक भी। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि ये 1600 कैलोरी नहीं है, एक तो ये 600 कैलोरी है पर डे, ठीक है, 600 कैलोरीज ही है, 1600 नहीं है। और बीपीएल कैटेगरी एलिजिबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक बार इसके प्रोविजंस देख लेते। एनएफएसए के प्रोविजंस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्या कवरेज है इसकी? 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को कवर ये कर रहा है, 75% रूरल एरियाज में, 50% अर्बन एरियाज में। इंटाइटलमेंट लीगली गारंटीड है, ठीक है, मतलब लीगली मिलेगा ही मिलेगा। और 5 kg पर पर्सन पर मंथ, ये यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट है। वुमेन और चिल्ड्रन को सपोर्ट है कैसे? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को यहाँ पे दिया जा रहा है 600 कैलोरी, और मालनरिश चिल्ड्रंस को भी यहाँ पे दिया जाता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे है। और पेनल्टी भी इसमें, पेनल्टी का भी प्रावधान है अगर प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया तो। चलिए अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया इनेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जीआई एक्ट 1999 आया किसके ऑब्लिगेशन से कंप्लाई करने के लिए, किसके रूल्स को फॉलो करते हुए? इसका आंसर होगा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करने के लिए। डब्ल्यूटीओ में जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके तहत यहाँ पे उसके रूल्स को फॉलो करने के लिए इंडिया ने जीआई एक्ट निकाला था, ठीक है। डब्ल्यूटीओ। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएनसीटीएड का भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमएफ का है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब एक होमवर्क आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग मुझे बताइए कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही क्यों होते हैं? ठीक है, इन पे सर्च कीजिए, पढ़िए, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं होती है नॉन कोल माइंस को ऑक्शन करने के लिए। गलत, स्टेट गवर्नमेंट्स को बिल्कुल पावर दी गई है इसके अंदर। आपका माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, एम अमेंडमेंट एक्ट, मिनरल माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 का, उसमें पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को नॉन कोल माइंस को ऑक्शन करने के लिए। पहला स्टेटमेंट गलत है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं है, बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस है। आंध्र प्रदेश में रामागिरी नाम का रीजन है, रामागिरी, आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं। और झारखंड में आप सब लोगों ने सुना ही होगा सिंघभम, सिंघभम का नाम सुना होगा, या फिर सोनापत वैली का नाम सुना होगा, वहां पे गोल्ड पाया जाता है। राजस्थान के पास आयरन और माइंस है, बिल्कुल है, थर्ड ओनली इसका आंसर होगा। राजस्थान में आयरन और माइंस है, जयपुर, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, 3 ओनली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट की बात हो रही, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? भीम ऐप अलाउ करता है यूजर को मनी ट्रांसफर करने के लिए किसी भी पर्सन को विद द यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। यस, यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। चिप पिन डेबिट कार्ड के पास 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, जबकि भीम ऐप में केवल 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है। 2 फैक्टर्स का मतलब है 2 लेवल, कितने लेवल के ऑथेंटिकेशन होते हैं? तो इसका आंसर है 1 ओनली। भीम ऐप के पास 2 नहीं है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, 3 है, ठीक है, 2 से ज्यादा ही है। दूसरी बात, डेबिट कार्ड के पास 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता, 4 फैक्टर्स यहाँ पे ज्यादा लिखा में आ गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और भीम ऐप के पास केवल 2 नहीं होते, 3 होते हैं। इसका आंसर है 1 ओनली। कौन सी सिटीज में, कौन सी सिटीज जो है वो दिल्ली से
लॉन्गिट्यूडनली क्लोजेस्ट है। लॉन्गिट्यूड सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट किस शहर का है दिल्ली से? वो है बेंगलोर। एक बार मैप देख लेते हैं। ये आपके सामने मैप है, इसमें मैंने सिटीज मार्क कर रखी हैं, आप एक बार देख सकते हैं। तो दिल्ली और बेंगलोर लॉन्गिट्यूड जो देखे, लॉन्गिट्यूडनली क्लोजेस्ट दिल्ली और बेंगलोर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 138 182 किससे जुड़ा हुआ है? चाइल्ड लेबर से। देखो वैसे भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल जाना चाहिए कि लेबर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के रिलेटेड दो कन्वेंशन थे, 138 182, वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सारे कन्वेंशंस को इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है, कुछ कुछ को ही साइन कर रखा है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है। रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. अगर आप आर्टिकल 1110 पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको मनी बिल के बारे में ही पता चलेगा, और ये प्रोविजन दिखाई देगा कि कोई भी बिल मनी बिल माना जाता है अगर टैक्स से रिलेटेड, किसी भी टैक्स से रिलेटेड उसमें प्रोविजंस हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है। मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जो कस्टडी से रिलेटेड प्रोविजन है मनी बिल में आते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, अगर मनी का अप्रोप्रिएशन करना है तो कंटिजेंसी नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। सी गलत है, इसलिए आंसर भी सी ही होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बताना है। 32 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के MLAs की वैल्यू देखे तो उस वोट के वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। बिकॉज वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA इज बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन क्राइटेरिया। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि उस MLA की वोट का वैल्यू क्या होगा, एंड पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट हैज अ डिफरेंट वैल्यू, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा। नहीं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MP इज सेम वेदर इट इज इन लोकसभा और इन राज्यसभा, राइट। तो MPs को लोकसभा राज्यसभा के मिला के एक माना जाता है, वैल्यूज एक होगी, यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप के तौर पर माना गया है, इस वजह से इनकी वैल्यू इक्वल होगी, ज्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की MPs की वैल्यू राज्यसभा से ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 ओनली। इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एडिशनल प्रोटोकॉल हाल ही में आया था, तो उसको रेटिफाई करने के क्या इम्प्लीकेशन है? दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक होता है साइन करना किसी एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल को, एक रेटिफाई करना। साइन करने का मतलब है कि वो कंट्री इच्छुक है उस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के लिए। रेटिफाइन का मतलब है कि अब साइन भी हो चुकी हैं, अब लीगली बाइंडिंग है उस पर कि उस एग्रीमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने का क्या इम्प्लीकेशन है? तो ऑप्शन ए, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स IAEA सेफगार्ड्स के अंदर आ जाएंगे, या मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस IAEA के इंस्पेक्शन में आ जाएंगे, या कंट्री को प्रिविलेज मिल जाएगा कि वो NSG से यूरेनियम बाय कर सकती है, या कंट्री ऑटोमेटिकली NSG का मेंबर बन सकती है। अब यहाँ पे COD तो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई IAE में कोई प्रोविजन नहीं है कि ऑटोमेटिकली यूरेनियम NSG से फिर आप बाय कर सकते हो। दूसरा, ना तो वो NSG का मेंबर बन सकता है ऑटोमेटिकली, ऐसा कोई
एनएसजी मेंबर इज नॉट बेस्ड ऑन द आईएईए एडिशनल प्रोटोकॉल रेटिफिकेशन, ठीक है, वो रिलेटेड ही नहीं है, तो सी और डी तो गलत है। मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस आईएए की इंस्पेक्शन में नहीं आते हैं। आईएए से आपका देखता है सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस हद तक काम कर रहे हैं और क्या पर्पस हो रहा है इनका, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। एडिशनल प्रोटोकॉल टू द सेफगार्ड्स एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड्स टू द सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को राइज देता है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ सेफगार्ड्स टू द सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो इस प्रोटोकॉल में सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात हो रही है। ये आपका फोर्स में आ गया था 25 जुलाई 2014 को, ठीक है। सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात हो रही है, मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की बात इसमें नहीं हो रही। इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आसियान की फ्री ट्रेड पार्टनर्स है, ठीक है। आसियान की फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं। फ्री ट्रेड कंट्रीज का मतलब है, फ्री ट्रेड पार्टनर्स का मतलब है किस किसने आसिया के साथ एफटीए साइन कर रखा है, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है आसियान के साथ साथ। ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। कनाडा ने कर रखा है, नहीं। चाइना ने कर रखा है, इंडिया ने कर रखा है, जापान ने कर रखा है, यूएसए ने नहीं कर रखा। इसका आंसर होगा 1, 3, 4 एंड 5। अब आरसीपी से कंफ्यूज मत कर लेना, आरसीपी अलग था, उसमें आसियान प्लस 5 कंट्रीज आ रही थी, ठीक है। 6 कंट्रीज थी, उसमें 6 में से एक इंडिया था, तो अब इंडिया हट गया है, तो 5 आ गई हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। आरसीपी अलग है, वो इन सबका मिलके एक ग्रुप बना रहा था, जबकि मैं बात बात कर रहा हूँ बायलेटरल एफटीए की, कि इंडिविजुअल आसियान के साथ मिलके किस किस कंट्री ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो इंडिया ने आसियान के साथ एफटीए साइन कर रखा है, आसिया इंडिया एफटीए है, बिल्कुल है। आरसीपी अलग है यहाँ पे, है ना, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। आसिया का एफटी इंडिया के साथ और आरसीपी का वो अलग है, आरसीपी के साथ हम बाहर हो चुके हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आउटकम है क्लाइमेट समिट जो हुई थी पेरिस में 2015 में, 2015 में नहीं, 2010 में हेग कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर हुई थी 2010 में, हेग कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर। हेग कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। हेग कहाँ पे, हेग कैपिटल है नीदरलैंड्स की, वहाँ पे 2010 में हेग कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर हुई थी। इसका कॉन्सेप्ट आया था GACSA का, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यस, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है इसकी। इंडिया इंस्ट्रूमेंटल था इन द क्रिएशन ऑफ GACSA, नहीं। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है कि फाउंडर था, फाउंडर नहीं था, फाउंडर नहीं था। इंडिया ने इसको ज्वाइन तो किया है, सिग्नेटरी है, बट कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं रहा, कोई फाउंडर नहीं रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया का क्या प्लान है, क्या ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया का, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ऑन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, चाइना के जैसी इंटरनेट कंपनीज बनाने का कोई प्लान नहीं है भारत सरकार का, ठीक है। चाइना की खुद की इंटरनेट कंपनी है और वो अलग तरीके से काम करती हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेटेड है, उनका अलग अपना फंक्शनिंग है, वैसा कोई सरकार का आइडिया नहीं है। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना ताकि इनकरेज किया सके ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को जो बिग डाटा कलेक्ट करती हैं, ताकि वो देश में लार्ज डाटा सेंटर बनाए। नहीं, डेटा सेंटर्स बनाने की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, इसको कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन, कि भारत में ही लार्ज डाटा सेंटर बनाओ और भारत के लोगों का डाटा भारत में ही कलेक्ट करके रखो। ऐसा डिजिटल इंडिया का कोई प्लान नहीं है। गांवों को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करो, वाईफाई लेके आओ स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स में, यस, डिजिटल इंडिया का बिल्कुल ये प्लान है। इसका आंसर होगा 3 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पेयर्स है, मैच करना है। टाउन्स है, कौन सी कंट्री में, अलेपो सीरिया, यस। किरकुक यमन, अब किरकुक यमन में नहीं है, इराक में है, ठीक है, यमन में नहीं है। मोसुल
पैलेस्टाइन पैलेस्टीन में नहीं है, ये भी आपके इराक में है, ठीक है, ये भी आपके इराक में है। मज़र शरीफ अफगानिस्तान में, यस, आंसर होगा 1 और 4। फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उस फेडरेशन में रेसिडरी पावर्स किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल को दी गई थी रेसिडरी जो पावर्स होती है ना, रेसिडरी पावर्स का मतलब है ऐसी पावर्स जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, वो पावर आपकी रेसिडरी पावर्स होती है, वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। और अभी रेसिडरी पावर्स किसके पास है? अभी पार्लियामेंट के पास है। जो चीज़ ना स्टेट सेंट्रल लिस्ट में आती है, जो स्टेट लिस्ट में नहीं आती और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आती, वो रेसिडरी पावर बन जाती है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट रेसिडरी पावर्स है। रेसिडरी पावर्स जो है वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो तीनों लिस्ट में जो नहीं आता वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाता है। स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो अपना ऑफिस छोड़ देगा अगर वो असेंबली का मेंबर बनने से सीज हो जाता है। तो यस, अगर वो असेंबली का मेंबर नहीं रहता तो वो स्पीकर को ऑफिस भी छोड़ देगा। यस, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व होती है तो स्पीकर को ऑफिस इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा? नहीं, इमीडिएटली नहीं छोड़ना पड़ता, लास्ट तक रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि जब तक नई असेंबली नहीं आ जाती तब तक रहना पड़ता है स्पीकर को, फिर प्रोटेम स्पीकर आपका आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 ओनली। Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? के बीच का कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को बता रहा है? ज्यादा लो होंगे तो लिबर्टी कम होगी, ज्यादा लो होंगे तो लिबर्टी कम कैसे होगी? ज्यादा लो होंगे तो लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, पीसफुल एटमॉस्फेयर, क्राइम नहीं होगा, सब पीसफुल तरीके से काम करेंगे, रूल ऑफ लॉ लागू होगा। तो लिबर्टी नहीं होगी, लिबर्टी कम नहीं होगी, लिबर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। लॉ के होने से पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, पीसफुल इन्वायरमेंट में लोग ज़्यादा लिबर्टी इंजॉय कर पाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कोई लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी। हाँ, कोई लॉ नहीं होगा तो बिल्कुल चाओटिक एटमॉस्फेयर रहेगा, कोई भी कुछ भी क्राइम करता फिरेगा, तो लिबर्टी बिल्कुल नहीं होगी। तो लॉ जरूरी है लिबर्टी के लिए, इसलिए इसका बी आंसर है। अगला स्टेटमेंट फिर भी देख लेते हैं। अगर लिबर्टी है तो लॉ को बनाना पड़ेगा लोगों के ही द्वारा, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे देश में लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, लोग तो नहीं बनाते। तो लिबर्टी तो है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लॉज अगर बार बार चेंज होंगे तो लिबर्टी डेंजर में होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो होते ही हैं, तो लिबर्टी डेंजर में कैसे आ जाएगी? ठीक है, उल्टा लिबर्टी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लॉ समय पे चेंज हो रहा है लोगों की नीड्स को ध्यान रखते हुए तो लिबर्टी उससे बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती गवर्नर के अगेंस्ट कोर्ट में ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यस, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती गवर्नर के खिलाफ जब तक वो ऑफिस में है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है, कोई सिविल केस है वो स्टार्ट किया जा सकता है, बट 2 महीने का नोटिस देके, 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, फिर गवर्नर के खिलाफ सिविल केस चलाया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, ये ध्यान रखना है आपको। गवर्नर के इमोलमेंट्स और अलाउंसेस डिमिनिश नहीं किए जा सकते ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि एक बार जो सैलरी और अलाउंसेस डिसाइड हो गए गवर्नर के, जब तक उसका टेन्योर है तब तक आप डिमिनिश नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, आंसर है बोथ 1 और 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रिविलेजेस मैंने बताया गवर्नर के भी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, वो आपका आर्टिकल 361 में है। और जो गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन मैंने बताई सेकंड स्टेटमेंट में, वो आपका आर्टिकल 158 में, 158 में, ठीक है, याद रखना है आपको। वेल नोन पेंटिंग बनी थनी कौन से स्कूल को बिलोंग करती है? किशनगढ़, किशनगढ़ स्कूल को बिलोंग करती है। बनी थनी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है जो बनाई जाती थी निहाल चंद के द्वारा, मेवाड़ स्कूल ऑफ किशनगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बनी थनी एक सिंगर थी, पोएट थी किशनगढ़ में इन द टाइम ऑफ किंग सावंत सिंह। सावंत सिंह राजा थे 1748 से 1764, उनके टाइम पे बनी ठनी एक सिंगर थी, पोएट थी, उसको पेंट किया गया, वैसा मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई उसको ध्यान में रखते हुए निहाल चंद के द्वारा। शी हैज बीन कंपेयर टू मोनालिसा, ये पेंटिंग्स कंपेयर की जाती है मोनालिसा से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आंसर है किशनगढ़ स्कूल।
टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस जो न्यूज में रहता है, क्या है ये? अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। वीपन्स अगर कोई न्यूज में, कोई ऐसा वीपन न्यूज में, जैसे अभी रशिया के ड्रोन्स न्यूज में थे, है ना, तो वो कोई भी वीपन कौन सी कंट्री का है और क्या, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो आप नोट करके रखिए, हमेशा पूछ लिया जाता है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नहीं, त्यागराजा जो कृति थी वो लॉर्ड कृष्णा को प्रेज नहीं करती थी, वो करती थी लॉर्ड रामा को, भगवान राम को प्रेज किया जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, यस। अब एक बात बताओ, त्यागराजा बहुत बड़े बड़े कर्नाटिक सिंगर थे, इतना बड़ा म्यूजिशियन, इतना बड़ा सिंगर, क्या कोई राग क्रिएट नहीं करेगा? डेफिनेटली क्रिएट करेगा। त्यागराजा वॉज वेरी फेमस म्यूजिशियन इन कर्नाटिक म्यूजिक, ही इंट्रोड्यूस सेवरल अनयूजुअल रागास। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्पररीज, कंटेम्पररीज नहीं है। अन्नमाचार्य अलग टाइम पे पैदा हुए थे, ये अन्नमाचार्य आपके 15th सेंचुरी के सेंट है, और त्यागराजा आपके 1767 में बोर्न हुए थे। कंटेम्पररी नहीं है, कंटेम्पररी का मतलब है जो एक ही टाइम पे साथ रहे हो, नहीं। अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, यस, लॉर्ड वेंकटेश्वर। लॉर्ड वेंकटेश्वर आपको पता है विष्णु भगवान, जो हमारा विष्णु भगवान है उनकी फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इनके डिवोशनल सॉन्ग्स को कहा जाता था संकीर्तनास, संकीर्तनास, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आंसर होगा टू और फोन ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के कौन से मेन फीचर माने जाते हैं? पावर की लिमिटेशन रहे, किसकी पावर की लिमिटेशन रहे? सरकार की पावर की लिमिटेशन रहे, यस। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 याद है ना, रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे गवर्नमेंट को, उल्टी बात, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे लोगों के लिए, अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो वो रूल ऑफ लॉ है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, उल्टा है। लिबर्टी और सिविल राइट्स रहे, बिल्कुल, लिबर्टी रहेगी, सिविल राइट्स रहेगी, तभी तो रूल ऑफ लॉ रहेगा। आर्टिकल 1 एंड 4 ओनली इसका आंसर होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी क्या होती है? देखो, आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो, आपने कोई सामान खरीदा, आप उसको पैसा दे रहे हो, तो वो मना नहीं कर सकता। सामान देने से आपको मना कर सकता है, बट वो पैसा एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। आप जिस फॉर्म में पैसा दे रहे हो वो लीगल टेंडर मनी है। तो द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट, जो आपका क्रेडिटर है, जो आपसे पैसा ले रहा है, उसको कंपल्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस पैसों को, अगर ट्रांजेक्शन सेटल करना है तो। लीगल टेंडर मनी वो होती है आप जो भी पैसा आप दे रहे हो, बट चेक एक लीगल टेंडर मनी नहीं है, ये ध्यान रखना। चेक लीगल टेंडर मनी नहीं होती है। कमोडिटी, अगर कोई भी कमोडिटी सरकार की तरफ से पब्लिक को फ्रीली प्रोवाइड की जा रही है तो क्या होगा? अब जैसे कई बार बिजली, राशन मुफ्त में मिलता है ना, तो ये फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आपके पास मान लीजिए दो ऑप्शन है कि आप एग्रीकल्चर का बिजनेस कर सकते हो और आप एक शॉप खोल सकते हो, किसी भी कमोडिटी कुछ भी बेच रहे हो आप। ठीक है, मान के चलो आपके पास कैपिटल इतनी है कि आप जो है, इतना पैसा है कि या तो एग्रीकल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर का बिजनेस, या शॉप खोल सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों नहीं कर सकते। आपने चूज किया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर चूज करने से भले ही आपने जो बेनिफिट सोच समझ के चूज किया एग्रीकल्चर, बट शॉप खोलने से भी आपको कुछ तो बेनिफिट होता। तो एग्रीकल्चर चूज करने से शॉप वाले बेनिफिट्स आप खो दोगे, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट्स आप नहीं मिलेंगे ना आपको। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी खो दी उसकी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी थी जो शॉप खोलने की, उससे जो बेनिफिट आते उसकी कॉस्ट। ठीक है, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है 5 साल से, अब 5 साल में वो कुछ और भी काम कर सकता था, जॉब लग सकता था, कमा सकता था। तो यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग की फीस, आपका और खर्चा तो है ही, वो तो कॉस्ट है। बट उस 5 साल में आप कहीं जॉब करके पैसा कमा सकते थे,
वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उन 5 सालों में आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो सरकार अगर पब्लिक को फ्री में कोई कमोडिटी दे रही है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, जीरो तो हो नहीं सकती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर की गई, इग्नोर तो की गई है, ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं सही है, बट आगे पढ़ो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर की गई है कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफर किया गया है प्रोडक्ट के कंज्यूमर से। जैसे मान लो सरकार ने राशन दिया फ्री में, तो कंज्यूमर कौन हुए, राशन लेने वाले। तो राशन लेने वालों को कोई कॉस्ट नहीं झेलनी पड़ेगी यहाँ पे, उनको तो फ्री में मिल रहा है। बट राशन जो सरकार दे रही है वो राशन सरकार ने खरीदा होगा पैसे में, किसानों से पैसे में खरीदा होगा ना। तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आए, पब्लिक से आए, वो पब्लिक जो टैक्स देती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे ट्रांसफर हो गई, टैक्स पेइंग पब्लिक पे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के द्वारा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर कर दी गई, तो बी तो कहीं ना कहीं सही था, बट सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि टैक्स पेइंग पब्लिक में वो ट्रांसफर हो चुकी है। टैक्स पेइंग पब्लिक भुगतेगी अब, तभी तो कहते हैं ना कि जो फ्रीबीज होती हैं, जो इलेक्शन में फ्रीबीज अलाउंस होती है कि बिजली मुफ्त दे देंगे, ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे, ये चीज इसलिए एक इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जो सरकार, जो लोगों का जो टैक्स जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। प्रोडक्टिव असेट्स में इन्वेस्ट होना जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका होना जरूरी है ना। तो ये डर रहता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सरकार अगर मुफ्त कुछ दे रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट कौन भुगतती है, टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है। हालांकि एजुकेशन, हेल्थ, इनमें अगर कोई चीज कमोडिटीज दी जा रही है सरकार के द्वारा लोगों को फ्री में, तो उसके काफी फायदे होते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर की गई है कंज्यूमर से टैक्स पेइंग पब्लिक में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी में बढ़ोतरी होती है, तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही है। अगर क्या होगा ऐसा कि जीएनपी तो बढ़ी है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, कैसे पता चलेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर एग्रीकल्चर आउटपुट के बराबर ना हो तो, एग्रीकल्चर आउटपुट अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट को पीछे ना छोड़ पाए तो उसके बराबर ना हो तो, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो, इसका आंसर होगा सी, जीएनपी बढ़ी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपका बढ़ा है, ठीक है। बट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। इससे ये पता चलता है कि देश में गुड्स और सर्विसेज तो क्रिएट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, बट वो गुड्स और सर्विसेज पूरी पॉपुलेशन में कुछ ही सेक्शन है जो क्रिएट कर रही है, बाकी की जो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। ए और बी में इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर की आउटपुट की बात करें तो वो इससे मैच नहीं करता, क्योंकि भले ही चाहे इंडस्ट्रियल आउटपुट ज्यादा हो, एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा हो, जीएनपी में आउटपुट कैलकुलेट होता है दोनों में जो भी आ जाए। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट ज्यादा है, एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा है, या दोनों में से कौन सा कम है, ठीक है। आउटपुट दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं जीएनपी में, तो ए और बी तो नहीं है। डी कह रहा है इंपोर्ट्स फास्टर ग्रो कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, तो इंपोर्ट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो इंपोर्ट से लोगों को चॉइसेस भी तो मिलती है ना, अलग अलग गुड्स सर्विसेज मिलती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो तब भी हो गई। ऐसा क्या है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जीएनपी बढ़ जाने के बावजूद भी, वो तब होगा जब गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में, बट कुछ ही सेक्शन है जो गुड्स और सर्विसेज क्रिएट किए जा रही है रिच फैमिलीज, जीएनपी तो बढ़ रही है, बट इससे ओवरऑल आपका जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ह्यूमन कैपिटल फॉर फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इंडिविजुअल्स किसी कंट्री के वो कैपिटल एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि ह्यूमन की जो स्किल्स हैं, ह्यूमन की जो एजुकेशन लेवल है वो उसकी कैपिटल होती है, ह्यूमन रिसोर्स। तो कैपिटल यहाँ पे मनी की बात हो रही है, मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। नॉलेज, स्किल लेवल और कैपेसिटी जो है वो किसी कंट्री के लोगों की बढ़ रही है, बिल्कुल। टेंजिबल वेल्थ बढ़ रही है, टेंजिबल नहीं, टेंजिबल वेल्थ होती है जो दिखाई दे, दिखाई कौन सी वेल्थ देती है, जमीन जायदाद,
दिखाई दे रही है, वो ह्यूमन कैपिटल में नहीं है, वो फिजिकल कैपिटल है, तो तीसरा गलत होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, इंटेंजिबल वेल्थ क्या होती है? जो दिखाई नहीं देती बट वेल्थ है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम, स्किल, वही ह्यूमन कैपिटल है आपकी, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 एंड 4। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, हाई सेविंग इकोनॉमी है मतलब अपने देश में लोग सेव ज्यादा करते हैं, पैसों को सेव करते हैं और उसके कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। भाई कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है ना, आप पैसा बचा रहे हो, पैसा बैंक में डाल रहे हो, वो पैसा बैंक जो है वो लैंड कर रहा है वो लोगों को, कैपिटल फॉर्म हो रही है, सेव हो रही है, तो फिर भी आउटपुट क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वीक है, इलिटरेसी है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है? इसका आंसर होगा डी। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपको कितने यूनिट्स चाहिए कैपिटल की। सपोज 2 यूनिट का कपड़ा बनाने के लिए आपको 5 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, आइडियल ये है, बट उस 2 यूनिट के कपड़े को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 10 यूनिट कैपिटल की जरूरत पड़ रही है। जितना कैपिटल आइडियल चाहिए उस उतने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे ज्यादा ही आउटपुट आपका कैपिटल लग रहा है, तो ज्यादा कैपिटल लग रहा है और आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, वो होता है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। इस वजह से क्या होता है, आप पैसा तो लगा रहे हो बट आउटपुट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 में हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।